हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए जीओसी का लेक्चर नंबर 15 है। इसके पहले क्या पढ़ा है आपने? लेक्चर नंबर 14 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 14 में चर्चाएं की गई है किसके बारे में? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया के बारे में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसके बारे में? SN1 अभिक्रिया के बारे में। SN1 अभिक्रिया के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो सब वो सब ध्यान रखें आप कि कौन दिखाता है थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, इसके मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। ये इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में पूर्ण होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्बोधनायन। दूसरे स्टेप में क्या होता है? कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। यदि कार्बोधनायन का जो कार्बन है वो प्रोकाइरल हो तो वहां पर क्या होता है? रेसिमिक मिश्रण मिलने का चांस होता है। ये सब चीज आप जानते हैं। अच्छा, आप इस प्रथम स्टेप को थोड़ा याद रखें कि इसमें क्या बनता है? कार्बोधनायन। एल्किल हैलाइड से क्या मिलता है? कार्बोधनायन। जो कार्बोधनायन मिलता है जितना अधिक स्थायी होगा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया को उतना ही अधिक दिखाएगा। कार्बोधनायन जितना अधिक स्थायी रहेगा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया को उतना ही अधिक दिखाएगा। ये बात आप जानते रहे, ठीक है? देखो, अच्छा, ये कार्बोधनायन के स्थायित्व की बातें की गई कि कौन सा कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होगा, कौन सा कम स्थायी होगा। डिग्री तो जानते रहिए आप लोग, लेकिन डिग्री से भी महत्वपूर्ण क्या है? कार्बोधनायन का स्थायित्व। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एल्किल हैलाइड फर्स्ट डिग्री के होते हैं लेकिन उनसे प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन स्थायी होता है। तो स्थायी होने की वजह से वो किस अभिक्रिया को दिखाते हैं? SN1 अभिक्रिया को दिखाते हैं। हाँ, ध्यान दिया आप लोग। कभी कभी सुनो ध्यान से, कभी कभी एल्किल हैलाइडों से प्राप्त होने, या आप कह सकते हैं कि प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होता है, लेकिन वो एल्किल हैलाइड फर्स्ट डिग्री का होता है। वो हैलाइड फर्स्ट डिग्री का होता है, लेकिन फर्स्ट डिग्री का होते हुए भी जो है कार्बोधनायन के स्थायी होने के कारण जो है वो SN1 अभिक्रिया को दिखाता है, ठीक है? जैसे एग्जांपल इसका देखें आप। जैसे अगर इसकी बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2X, आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी अभिक्रिया दिखाएगा, SN1 की SN2। हालांकि ये आपका जानते हैं फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, इन सब के लिए ये अभिक्रिया होती है SN2 अभिक्रिया। लेकिन फर्स्ट डिग्री हैलाइड भी SN1 अभिक्रिया को दिखा सकते हैं यदि उनसे प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन क्या हो? स्थायी हो। जैसे मान लो अगर इसकी क्रिया मैं करा दूं किससे? H2O से करा दिया जाए, या OH माइनस, कोई भी हो। OH माइनस मतलब समझ ले आप लोग, H2O का मतलब क्या देगा? वो H2O से आपको प्राप्त होगा OH माइनस। इससे करा दिया जाए तो जानते हैं यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया दिखाई देगी आपको? यहाँ कौन सा मैकेनिज्म होगा? अगर आप मैकेनिज्म कराएंगे तो SN1 अभिक्रिया होगी, SN2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ कार्बोधनायन लाएंगे ना तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाओगे स्थायी रहेगा यार। पाई सिग्मा रेजोनेंस मिल रहा है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्थायी हो जाता है। तो है कार्बोधनायन स्थायी, ये कार्बोधनायन क्या होता है? स्थायी है। इसीलिए कौन सी अभिक्रिया दिखाएगा? SN1। और हालांकि ये कार्बन कोई कायरल वगैरह है नहीं, sp3 वगैरह तो है नहीं। आप जो है जहां पे X हटाएंगे वहां OH लगा जोड़ दो, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट भाई? जहां से OH हटेगा वहीं X हटेगा वहीं आके OH जुड़ जाएगा, आपको इस प्रकार के प्रोडक्ट मिलेगी। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, यहाँ पे OH मिल जाएगा। ध्यान दिया। अगर यहाँ पे ऐसा कर दिया जाए, देखो बेंजीन रिंग बना दिया जाए, इस प्रकार से हैलाइड आपके मिल जाए, एल्किल हैलाइड। हालांकि ये फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री हैलाइड। ये कौन सा है? फर्स्ट डिग्री हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। ये भी आपका देखो, ये कौन सा है? ये फर्स्ट डिग्री का हैलाइड है। अगर आप इसकी क्रिया किससे करा दें? OH माइनस से करा दें तो जानते हैं, तो आप देखिए कि ये SN1 क्रिया से मतलब ये SN1 को फॉलो करेगा कि SN2 को फॉलो करेगा, ये आपको देखना है। तो उसके लिए आप ना SN1 के लिए क्या देखना है कि जो प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन कार्बन हेलोजन के बॉन्ड से ब्रेक से, कार्बन हेलोजन के बॉन्ड के ब्रेक होने से प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी है कि कम स्थायी।
अगर आप इसको ब्रेक करें, यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, जानते हैं ये होगा ना, यहाँ पे रेजोनेंस मिलेगा आपको, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कहीं से मिल सकता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ऐसे घूमते, मतलब उससे बढ़िया रेजोनेंस यहाँ होगा, ज्यादा स्ट्रक्चर्स यहाँ मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर क्या मिल जाएगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर ऐसे घूमता रहेगा, तो ज्यादा रेजोनेंस यहाँ मिलेंगे, इसकी तुलना में ये ज्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ भी कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN1 अभिक्रिया होगी, SN2 नहीं होना है, कौन सा होगा, SN1। तो यहाँ पे OH को लाके जोड़ दें आप, वही H2O समझो, लाके जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का एल्कोहल मिल जाएगा। आप इसको C6H5 भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, चाहे तो C6H5 लिख सकते हैं, ये दोनों चलनी चाहिए आप, कि C6H5 के साथ अगर कोई कार्बन है उससे पॉजिटिव चार्ज है, समझ लो रेजोनेंस में है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वही पाएंगे आप। C6H5 के साथ में कोई कार्बन है, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, रेजोनेंस में होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये है ना, तो आप बना के देख लो, है रेजोनेंस में भाई। तो यहाँ पे ये आपको मिलेंगे, CH2 मिलेगा और क्या मिलेगा, OH, यही चीजें हैं। तो यही कुछ कार्बोधनायन है, उनके स्थायित्व के विषय में दिखाया गया कि कौन ज्यादा स्थायी होगा। सबसे अधिक स्थायी क्या है, ये पीएच जानते हैं क्या है ना, C6H5 को ही पीएच कहा जाता है, इसको ये भी लिख सकते हैं आप लोग, पीएच, फेनिल बोलते हैं, फेनिल, ठीक है, तो पीएच लिख सकते हैं, C6H5 को पीएच लिख दिया जाएगा। तो ये 3 बार होगा, ये सबसे अधिक 3rd डिग्री वाला है, और 3 बार बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, जितने ज्यादा बेंजीन रिंग लगे रहेंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिलेंगी और उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। सबसे अधिक स्थायी रेजोनेंस वगैरह से होता है ना भाई, ठीक है। तो ये देखिए रेजोनेंस वाला सबसे अधिक, इसके बाद ये 2nd डिग्री है। कार्बोधनायन में भी डिग्रियां अलग अलग हैं, और उसमें देखना है कि किस प्रकार का ये लगा है ग्रुप, ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी करेगा 3rd डिग्री, ये 2nd डिग्री है, ये भी देखो ये 2nd डिग्री ये भी है, लेकिन ये वाला 2nd डिग्री इस 2nd डिग्री की तुलना में क्या रहेगा, ज्यादा स्थायी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है ना, 2 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग एक एल्किल समूह है, तो बेंजीन रिंग ये किसके द्वारा, प्लस आई प्रभाव के द्वारा स्थायी करेगा, और ये किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा स्थायी करेगा, तब रेजोनेंस वाला ज्यादा होगा। तो ये सबसे अधिक स्थायी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद इसकी बात करिए 3rd डिग्री है, ये भी 3rd डिग्री है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन मान ले चाहे एल्किल, यहाँ पे आप मान सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मान लो या इंडक्टिव भी मान सकते हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है। 3rd डिग्री ये भी है, 3rd डिग्री ये भी, लेकिन ये यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन आप 3rd डिग्री वाला देखो, यही है ना, इसका देखो ये 3rd डिग्री है, फिर 2nd डिग्री, फिर ये 2nd डिग्री, फिर ये 3rd डिग्री आए, ठीक है। और ये जो 3rd डिग्री है, बस आप इन दोनों को थोड़ा याद रखें, ये आप अक्सर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कि 3rd डिग्री एल्किल समूह से भी, जैसे आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे हेलोजन लगा दे, ये एल्किल हेड बना दे और ये एल्किल हेड बना दे, जैसे ये लगा दिया जाए, जैसे ये कंपाउंड मिला है, और यहाँ पर ऐसे लगा दें आपको, CH3 3 बार कर दिया जाए, CH3 3 बार करके X लगा दिया जाए, जैसे जो यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे Br, वहां पे Br लगा दिया जाए। अब पूछा जाए आपको कि SN1 अभिक्रिया को ये फास्ट दिखाएगा कि ये फास्ट दिखाएगा, तो आप सोचेंगे कि ये डिग्री ज्यादा है, तो डिग्री पे डिपेंड नहीं करता ना, वो डिपेंड करता है कि जो प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन है कितना ज्यादा स्थायी है। डिग्री तो है, डिग्री तो इसे रख दिया कि भाई 3rd डिग्री वाला ज्यादा स्थायी होता है, तो इसलिए बोल दिया गया है, लेकिन अगर 3rd डिग्री वाले से भी ज्यादा स्थायी कोई मिल रहा है तो वो दिखाएगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों की तुलना किया जाएगा, तो कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा, भले से 1st डिग्री वाला है। क्यों भाई, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन क्या होगा, बहुत अधिक स्थायी। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, इससे आप पता कर लेंगे ना कि कौन सा एल्किल हेड ज्यादा दिखाएगा, कौन सा कम दिखाएगा। तो सामान्य केस में 3rd डिग्री ज्यादा होता है, लेकिन ये थोड़ा से केसेस है, अरे रे रे, नहीं ठीक ठीक ठीक, ये ज्यादा दिखाएगा, ये ज्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे यार ऐसा कुछ हो जाए, नहीं वही रहेगा, CH3 3 बार रहेगा, वो ज्यादा दिखाएगा इससे, लेकिन अगर यहाँ पे CH ये आ जाए तब दिखाएगा ज्यादा, जैसे कि बेंजीन रिंग आ जाए तो उसको इसमें दिखा देगा। थोड़ा सा बात करें, अगर आप देखें ध्यान से, ये थोड़ा 2nd डिग्री इसकी बात करने, बस इसमें क्वेश्चन बनेगा।
ये आपका सेकेंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लगा दीजिए हेलोजन, हालांकि ये सेकेंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला जो कार्बोधनायन होगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्थायी होगा, इसी वजह से ये अधिक दिखाएगा, ये कम दिखाएगा। ये सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री है। बाकी इसमें थोड़ा याद रखें यार, ये वाला स्टेबिलिटी के हिसाब से ये अधिक दिखाना, ये कम दिखाना, ठीक है। लेकिन अगर इसमें सेकेंड डिग्री थोड़ा सा, हमेशा डिग्री ही माने नहीं रखती है, हम हाँ कार्बोधनायन का स्थायित्व रखता है माने, उस हिसाब से चलेंगे आप। इसके बाद ये थोड़ी सी बातें हैं, इसको भी याद रखें आप लोग। SN1 अभिक्रिया की जो दर है, सामान्य केस में यही होता है ना कि थर्ड डिग्री अधिक दिखाता है, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम क्या फर्स्ट डिग्री, फिर ये मेथिल हैलाइड। सामान्य नियम तो यही चलता है भाई कि थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद फर्स्ट डिग्री, फिर अपना क्या है कम होता चला जा रहा है। अच्छा मान लें अगर एल्किल हैलाइड की डिग्री ना बढ़े, अगर एल्किल हैलाइड की डिग्री ना बढ़े, बस उसमें हेलोजन चेंज हो जाए, जैसे अगर RX ही रहे, सभी RX रहे, सब मेथिल हैलाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड ऐसा ही रहे, मेथिल मेथिल ही रहे, एथिल एथिल ही रहे, फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ SN1 अभिक्रिया को कौन दिखाएगा या SN2 अभिक्रिया को कौन दिखाएगा। तो अभी मैं SN2 की बात नहीं करके SN1 की बात करूं। अगर एल्किल समूह सेम रहे और हेलोजन चेंज हो, फिर आपको SN1 चाहे SN2 चाहे जो पूछे, या मान लो SN1 की पहले मैं बात कर लूं, तो SN1 अभिक्रिया में आप देखेंगे कि जहां वीकर बॉन्ड मिलेगा, जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड कमजोर रहेगा, वो SN1 अभिक्रिया को फास्ट दिखाएगा। क्यों? जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, कार्बोधनायन देगा, रिएक्शन हो जाएगा। हालांकि मेथिल वाला कम स्थायी होता है, जैसे आप जानते हैं कि मेथिल कार्बोधनायन बहुत कम स्थायी होता है, लेकिन अगर सभी मेथिल है, फिर एक में क्लोरीन, एक में फ्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन है, आपसे पूछे कि SN1 का ही दिखाना है, SN2 नहीं पूछेगा, क्या पूछे आपसे पूछ ले SN1 ही दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, तो उस देखना कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा वही दिखा देगा, क्या करेंगे। वहां तो आपके पास चांसेस नहीं है ना, सभी मेथिल है, बस एक में F, एक में Cl, एक में Br, एक में I है, तो I वाला ज्यादा दिखाएगा। तो यही है, एक डिग्री वाली बात की गई, जब डिग्री बढ़ेगा तो SN1 दिखाएगा। मान लो डिग्री सेम, मतलब डिग्री सेम रहे, एल्किल समूह सेम रहे, बस ये हेलोजन समूह बदलते जाएं, हेलोजन समूह डिफरेंट टाइप के हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उस केस में क्या होगा, आयोडीन Ri ज्यादा दिखाएगा, उससे कम Br वाला, उससे कम Cl वाला, उससे कम F वाला। ये चीज भी याद रखें। और आप जान लीजिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप यूज करते हैं ना, नाभिक स्नेही यूज करते हो ना यार, कि अटैक करवाने के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग, नाभिक स्नेही का यूज करते हैं। नाभिक स्नेही दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दुर्बल नाभिक स्नेही, एक होते हैं प्रबल नाभिक स्नेही। तो जो दुर्बल वाले होंगे ना, वो जल्दी अटैक नहीं करेंगे, प्रबल वाले फास्ट अटैक करेंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग, दुर्बल नाभिक स्नेही इस अभिक्रिया को प्रीफर करते हैं, SN1 अभिक्रिया को, ताकि आराम से कार्बोधनायन मिले फिर अटैक करे। जो दुर्बल नाभिक स्नेही होंगे वो किस अभिक्रिया को दिखाएंगे, SN1 अभिक्रिया को। क्यों भाई? ताकि आराम से भाई कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो, मिले कार्बोधनायन, तब जाके अटैक करें। और जो प्रबल वाले होंगे वो कार्बोधनायन के बनने का चांस ही नहीं देंगे, वो बॉन्ड को ब्रेक होने का मौका ही नहीं देंगे, पीछे से वो अटैक कर देंगे। ठीक है, तो आप जो ये भी जानते रहिए कि एक नोट पॉइंट यहां होना चाहिए ना कि SN1 अभिक्रिया को कौन दिखाता है, दुर्बल नाभिक स्नेही कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं, ये थोड़ा जानते रहिए। दुर्बल नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रिया को दिखाते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग? ये सब जान लीजिए ना, ये सब समझो कि SN1 अभिक्रिया की विशेषताएं ही है। जो पॉइंट्स आपने ये सब लिखा है ना, ये 2 पॉइंट्स लिखा है और अगला पॉइंट लिख रहे हैं, 3 पॉइंट मान लीजिए, इनको SN1 अभिक्रिया की विशेषताओं में जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही जोड़ना ही चाहिए। SN1 अभिक्रिया की काफी ज्यादा पॉइंट्स लिखी है, ये भी पॉइंट्स उसी में जोड़ने चाहिए। तो ये दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, ये सब बातें बहुत हुई, इसके बाद चर्चा की जाएगी किसके बारे में, SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया का पहले अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या होगा, बाइमोलिक्यूलर, ठीक है,
बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूर्ण नाम क्या होगा? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी कोटि 2 होनी चाहिए, इसकी आणविकता भी कितनी होनी चाहिए? 2। आणविकता द्विअणुक है, मतलब आणविकता कितनी होगी? 2। यहाँ जो अभिक्रिया की दर होगी 2 अणुओं पर निर्भर करेगी। यहाँ जो अभिक्रिया की दर होगी 2 अणुओं पर निर्भर करेगी। किस पर? किस पर? एल्किल हैलाइड पर, नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करेगी। इसके पहले क्या था? जो अभिक्रिया की दर था केवल किस पर निर्भर कर रहा था? केवल एल्किल हैलाइड पर, नाभिक स्नेही पर नहीं। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? जो अभिक्रिया की दर थी किस पर निर्भर कर रही थी? हाँ, केवल व केवल एल्किल हैलाइड पर। नाभिक स्नेही को बढ़ाओ घटाओ कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अभिक्रिया की दर दोनों पर डिपेंड करेगी, एल्किल हैलाइड पर और नाभिक स्नेही दोनों पर। इसका मतलब क्या है? इससे अभिक्रिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे आपसे कोई कह दे कि अगर एस-एनोन अभिक्रिया है और उसमें जो है एल्किल हैलाइड की सांद्रता दोगुनी कर दी जा रही, तो अभिक्रिया के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एस-एनोन अभिक्रिया है, मान लीजिए एस-एनोन अभिक्रिया है, उसमें क्या किया जाए? एल्किल हैलाइड की सांद्रता क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए, तो दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दर भी क्या हो जाएगा? दोगुना। दर भी डबल हो जाएगा। एल्किल हैलाइड की सांद्रता बढ़ेगी तो दर भी क्या होगा? बढ़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन है। लेकिन अगर नाभिक स्नेही की सांद्रता को बढ़ाए और एल्किल हैलाइड की सांद्रता को सेम रखा जाए तो एस-एनोन अभिक्रिया में इससे कोई प्रभाव, अरे यार एस-एनोन अभिक्रिया को कौन इफेक्ट करता है? केवल केवल भाई एल्किल हैलाइड, नाभिक स्नेही इफेक्ट नहीं करता है ना। अगर नाभिक स्नेही की सांद्रता को दोगुनी कर देंगे तो एस-एनोन अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर एल्किल हैलाइड की सांद्रता दोगुनी कर दिया जाएगा और मान लो आपसे कह दिया जाए, जैसे पूछ ले, इसे थोड़ा उल्टा पूछ लेता है कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता दोगुनी की गई है, इससे प्रश्न बन जाता है कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता दोगुनी की गई है, नाभिक स्नेही की सांद्रता दोगुनी की गई है, लेकिन अभिक्रिया की दर दोगुनी ही रही, तो ये किस अभिक्रिया को दिखाएगा? एस-एन-1 को दिखाएगा। जान लीजिए, आप लोग बता रहा हूं क्यों। देखो, अगर SN2 अभिक्रिया है तो दोनों पर निर्भर करेगा, नाभिक स्नेही पर और एल्किल हैलाइड दोनों पर निर्भर करेगा। अगर दोनों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर पर जो है दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे मान लो यार कि अभिक्रिया की दर अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो आर के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? एल्किल हैलाइड लिखना है, RX लिखेंगे और क्या लिखेंगे? नाभिक स्नेही, दोनों को लिखना है। इसकी भी मान लो कि ये कितना हो जाएगा? अभिक्रिया की कोटि 2 मान लेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो है अभिक्रिया की कोटि 2 है, आणविकता 2 है। ठीक है, 2 अणुओं पर निर्भर कर रहा है, इस पर और इस पर, यानी माइनस बोल सकते हैं नाभिक स्नेही को। तो अभिक्रिया की जो है कोटि या आणविकता 2 मान लीजिए आप लोग। तो देखो, अगर इसकी सांद्रता दोगुनी की जाएगी तो भी दोगुना होगा, अगर इसकी सांद्रता करेंगे दोगुनी तो भी होगा। मान लो अगर इन दोनों का ही दोगुना दोगुना कर दिया जाए, डबल डबल कर देंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। ये कितना बढ़ेगा? 4 गुना। इसमें SN2 के केस में, SN2 के केस में अगर इसकी और इसकी सांद्रता डबल किया जाएगा तो दर 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर SN1 रहेगा तो उस केस में अगर इसका दोगुना इसको दोगुना किया जाए तो अभिक्रिया की दर दोगुनी ही होगी, क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो यही थोड़ा याद रखना है आपको कि अगर इसकी सांद्रता दोगुनी की जा रही है और अभिक्रिया का दर केवल दोगुना बढ़ रहा है तो आप समझेंगे SN1 अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? मतलब इसी पर डिपेंड कर रहा है। अगर अभिक्रिया 4 गुना हो जा रही है, हाँ क्लियर हो पा रहे हैं हम लोग? SN2 मान लेंगे तो थोड़ी चीजें हैं, अभी बात की जाएंगे इस पर टाइम करने पर। अच्छा देखिए आप इस बात को, जैसे इसकी आप मैकेनिज्म वगैरह देखा जाए कैसे होता है कैसे नहीं। इसमें ना सबसे पहले मैकेनिज्म की ही बात कर लिया जाए। ठीक है, देखो यहाँ भी इन्वर्जन वगैरह होते हैं, लेकिन कंडीशन बता देंगे कब इन्वर्जन होगा कब नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर ये आपने माना है मेथिल हैलाइड है, अगर इस पे जो है KOH का करें K+OH-, ये जानते हैं
ये आपका प्रबल है, जल्दी से ब्रेक होता है, इसको बोलते हैं ना प्रबल नाभिक स्नेही। और इसमें जानते हैं केवल OH माइनस को ही कंसीडर किया जाता है कि OH माइनस का ही काम है, यहाँ पे K प्लस का कोई खास काम नहीं है। तो आप मान लीजिए कि आपका क्या है, प्रबल नाभिक स्नेही, इसका काम ही, इसका यूज ही हुआ है ताकि ये क्या दे सके, जल्दी से OH माइनस को दे सके। इस अभिक्रिया में जल्दी KOH वगैरह का यूज नहीं करेंगे, H2O को देंगे। H2O भी OH देता है लेकिन थोड़ा इनसे स्लो, आराम से देता है। क्लियर हो पा रहे हैं? H2O भी देता है, H2O भी OH को देता है लेकिन वो आराम से देता है। लेकिन KOH या NaOH सब कैसे, प्रबल नाभिक स्नेही इनको बोला जाता है। इनको क्या बोलेंगे आप, प्रबल नाभिक स्नेही। हाँ, बहुत तेजी से OH को देते हैं, फास्ट देते हैं। ठीक है, अब इनका यहाँ यूज किया हुआ है, क्यों नहीं, इसका समझें आप लोग, मैकेनिज्म के थ्रू समझना है। इसमें क्या होता है पता है, क्रिया विधि। ठीक है, कैसे देखेंगे आप, सबसे बड़ी बात है ना, देखो थोड़ा सा आप एक ट्रिक याद रखें कि SN1 अभिक्रिया है 1 लेकिन होता है 2 स्टेप। 1 होता है लेकिन अभिक्रिया कितने चरणों में होती है, इसका 2 है लेकिन होता है 1 चरण में। थोड़ी सी ट्रिक बना लीजिए आप लोग। SN2 का SN1 का कैसे नाम रखा गया है, उनकी आणविकता के आधार पर। SN1 की आणविकता 1 होती है, कोटि 1 होती है। SN2 की आणविकता 2 होती है, कोटि 2 होती है। वहां अभिक्रिया की दर SN1 में केवल नाभिक स्नेही पर डिपेंड करता है, और नाभिक स्नेही पर डिपेंड नहीं करता, केवल व केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है। SN2 पर, दोनों पर डिपेंड करता है, इस हिसाब से नाम दिया गया। और जो SN1 होता है वो 2 स्टेप में होता है, इसकी जो रिएक्शन क्रियाविधि करेंगे 2 चरणों में पूर्ण होती है, और SN2 वाला 1 ही चरण में पूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका देखें आप, अपना यहाँ बस काम रखें, OH माइनस से काम रखें बस। OH माइनस आता है, X को हटाता है और उसके स्थान पे जुड़ जाता है। ठीक है, आप चाहें ना, देखो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये टूटता है थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस में, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, तो जो OH माइनस होगा ना, ये X माइनस को तो हटाएगा, लेकिन ये वहीं जाके नहीं जुड़ता है। इसके कहाँ से जुड़ेगा भाई, क्योंकि सामने जाएगा, थोड़ा सा इसको प्रतिकर्षण महसूस होगा, इस वजह से ये कहाँ जुड़ता है, इधर। और ये कोई कायरल वगैरह है नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तो आप ऐसा थोड़ा ध्यान दें, CH3OH और क्या हटने वाला है, X माइनस। आप इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे मैकेनिज्म में, क्रियाविधि। क्रियाविधि कैसे होती है, आप इसको ऐसे बना लो कि CH और यहाँ पे X लगा दें। ठीक है, और OH माइनस OH माइनस है। ठीक है, CHHX ये है, और ये OH माइनस ये क्या है, नाभिक स्नेही। ये कहीं स्टेप में होना है, 2 स्टेप में नहीं होता। कैसे होता है समझे, यहाँ पे बनता भी नहीं कार्बोधनायन, वहां पे बना था कार्बोधनायन, यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, देखो क्या होता है समझना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस आता है इससे, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा क्या आता है, माइनस। ये चीजें हैं, जानते हैं। इसके बाद ये तुरंत ही, ये फास्ट तुरंत OH माइनस देता है, तुरंत OH माइनस। जैसे ही थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस में टूटता है हल्का सा, तुरंत ये पीछे से अटैक कर देता है। तो आप चाहे तो यही लगा दो OH, अटैक तो पीछे से ही करना है, तो आप चाहे OH को यहाँ सामने रख के फिर पीछे से अटैक कराएं, चाहे इसको उठा के यही कर लो, आराम से अटैक करा दें। कुल मिला के यही जानना है, कुल मिला के आपको ये जानना है कि OH माइनस अटैक कहाँ से करता है, बैक साइड से। क्यों क्यों भाई, क्यों अटैक कर रहा है ऐसा, SN1 में तो सामने से अटैक कर रहा था, और अगर मान लो कायरल था तो भाई सामने से भी अटैक करने का चांस था, बैक साइड से भी, क्योंकि वो भाई समतली स्पीसीज होती है, 2 अटैक होने के चांस होते हैं। कार्बोधनायन बन रहा था, वो समतली स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पे जो बैक साइड से अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड अभी तक पूर्ण रूप से टूटा नहीं, X माइनस पूर्ण रूप से अलग नहीं हुआ है, हल्का हल्का प्लस माइनस ब्रेक हुआ है, तुरंत ये पीछे से अटैक मार देता है, सामने से नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, समान चार्ज है, प्रतिकर्षित करेंगे। इसको इस प्लस से जुड़ना है, OH को इस प्लस से जुड़ना है, तो ये पीछे से जाके जुड़ जाता है। तो जानते हैं यहाँ क्या होता है, थोड़ा ध्यान दें, इसमें ये थोड़ा बनता है, CHH, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता है, X वाला, और ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा क्या होता है, जुड़ता है। इस बात को याद रखें आप लोग, ये दोनों साथ में हो रहा है कि टूटने की घटना और जुड़ने की घटना, दोनों साथ में होती है।
तो यहाँ पे आप रखें, इस पे थोड़ा सा प्लस है, थोड़ा सा माइनस है, इस पे रखें माइनस। भाई ये OH पे माइनस था ना यार, OH पे माइनस है, इस ये प्लस के साथ जुड़ रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आप लिख भी सकते हैं कि बनने वाला बंध है और ये कौन सा है, टूटने वाला बंध। अब ये बनता है, मतलब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में बनता है। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था बनती है, अवस्था बनती है। और ये जानते हैं कैसी होती है? ये इसमें कार्बन के पास 5 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी बॉन्ड ही है, ऐसा नहीं कि भाई वो टूटने वाला बॉन्ड, जुड़ने वाला बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन 5 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पंच संयोजी। हालांकि वास्तव में 5 बॉन्ड रहते नहीं है, कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं छद्म, मतलब कुछ समय के लिए आया है, छद्म पंच संयोजी। आप यहां लिख लेंगे ना, ये जो संक्रमण अवस्था बनी है, इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 5 दिखाई देती है। 5 ऐसा दिखता है कि 5 है, और ये नहीं स्थायी होता, ये अस्थायी होता है। संक्रमण अवस्था क्या होती है? अस्थायी। और इसका स्थायित्व भी बढ़ता है, मतलब थोड़ा बहुत स्थायी हो जाता, और अधिक स्थायी होने का चांस है। मतलब ये अस्थायी है, बहुत कम समय के लिए बना है। लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसे ग्रुप लगा दिए जाए, कौन से ग्रुप? -I ग्रुप, जान लो, आप समझ लें। अगर यहाँ पे कौन से ग्रुप लगा दिया जाए? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बोलते हैं आप, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह अगर यहाँ लगा दिए जाए कहीं भी, तो इसका स्थायित्व बढ़ता है, तो इस अभिक्रिया के होने के चांस और ज्यादा हो जाते हैं। मतलब ये बना है ना, संक्रमण अवस्था बनी, ठीक है, ये अस्थायी होती, तुरंत ही ब्रेक होता है, तुरंत बन जाता है आगे। लेकिन इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर ये संक्रमण अवस्था नहीं है, जो संक्रमण अवस्था बनी है, अगर ये थोड़ी सी और ज्यादा स्थायी हो जाए तो ये इस अभिक्रिया के होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कब ये और ज्यादा स्थायी हो जाता है? इसकी उपस्थिति में भाई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर यहाँ पे पाए जाएं, कौन से ग्रुप पाए जाएं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर पाए जाएंगे, तो ये थोड़ी सी जो संक्रमण अवस्था बनी है, इसकी और अधिक स्थायी होने के चांस होते हैं, फिर यह अभिक्रिया और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इसमें एक चीज और क्या देखना है आप, ध्यान दें, इसमें एक चीज और देखना है कि इसको पीछे से अटैक करना है। भाई क्यों 3rd डिग्री नहीं दिखा रहा है, 1st डिग्री ही क्यों दिखा रहा है, मेथिल हैलाइड ही क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखो, सबसे पहले आपने यही देखा है कि इस पे जो है OH का अटैक होना है कार्बन पर। अगर बड़े ग्रुप रहेंगे, मेथिल एथिल, H तो छोटा ग्रुप है, H का साइज छोटा होता है, आराम से अटैक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर मेथिल वगैरह होंगे तो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, इसको पीछे से अटैक करने में क्या करेंगे? प्रॉब्लम, बाधा उत्पन्न करेंगे। उस बाधा का नाम होता है त्रिविम बाधा। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं स्टीयरिक हिंडरेंस, भीड़ भाड़ हिंडरेंस। हाँ, यहाँ पे जैसे देखो, जितने बड़े ग्रुप लग जाएंगे तो वो SN2 को नहीं फॉलो करेगा, फिर वो SN1 की तरफ जाएगा। बड़े बड़े ग्रुप रहेंगे, बनेगा कार्बन आयन, स्थायी होने का चांस रहेगा, इसीलिए उसको फॉलो कर रहा है, बनेगा कार्बन आयन, फिर अटैक कर लेगा। लेकिन SN2 को जो दिखाएगा उसमें बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए। जैसे जैसे बड़े ग्रुप आते जाएंगे, इसके होने का चांस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको भाई पीछे से अटैक करना है। अगर बड़े ग्रुप रहेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे? स्टीयरिक हिंडरेंस। मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, अगर बड़े ग्रुप रहेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे? त्रिविम बाधा। इन सब बातों को मैं लिखवाऊंगा। त्रिविम बाधा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टीयरिक हिंडरेंस। क्लियर हो पा रहे हैं आप? अब देखो, आपके बुकों में क्या किया पता है? आपके बुक में क्या किया है, इस बॉन्ड को थोड़ा ऐसे करके दिखा दिया, आप चाहे दिखा सकते हैं। इस बॉन्ड को ना, एक में एक को वेज बना दिया है और एक को क्या बना दिया? डैश। आप चाहे वैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वेज डैश का स्ट्रक्चर तब यूज किया जाता है जब कार्बन कायरल, जब कार्बन कायरल होता है तब उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? वेज डैश। लेकिन यूज कर सकते हैं आप लोग, एक को वेज बना लो, एक को डैश बना लो, चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, OH का अटैक, अंत में क्या होगा? X माइनस हट जाएगा, आपको क्या मिलेगा? यही एक ही स्टेप में हो रहा है सर, संक्रमण अवस्था बनी है, अंत में क्या होगा? ये हट जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा, आपको क्या मिलेगा? CH। अगर ये वेज डैश होगा तो वहां भी कर लेंगे आप लोग वेज डैश, अगर होगा तो। अगर सिंपल बॉन्ड है, सिंपल बना लेंगे, लेकिन अगर वेज डैश है तो आप इसको वेज डैश बना लेंगे। ये वेज है और ये डैश है और ये OH इधर जुड़ जाएगा,
यहाँ पे x हटा है, इधर से जुड़ा है OH विपरीत, तो इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है? रिटेंशन नहीं हुआ है, क्या हुआ है? इन्वर्जन। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ क्या हुआ है? ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है। इन्वर्जन उत्पाद अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, SN2 अभिक्रिया के बारे में एक रिएक्शन और दिया गया है। अब इसकी बातें कर लिया जाए, फिर इसकी विशेषताएं वगैरह की बात किया जाए। अच्छा देखो, ये SN2 अभिक्रिया है। इसमें देखिए कार्बन क्या है? कायरल कार्बन है, जानते रहिए कायरल कार्बन है। और SN2 अभिक्रिया की विशेषता ये जानते रहिए कि इसमें कार्बोधनायन नहीं बनता है। SN2 अभिक्रिया में कौन नहीं बनता है? कार्बोधनायन। SN1 अभिक्रिया में बनता है कार्बोधनायन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा ना, ये टूटेगा, थोड़ा सा क्या आएगा, यहाँ आएगा थोड़ा सा प्लस, और यहाँ क्या आएगा? थोड़ा सा माइनस। यहाँ थोड़ा सा माइनस आएगा, तो जो OH माइनस होगा ना, वो यहाँ से अटैक नहीं करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? हाँ, बैक साइड से अटैक करेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, आप ऐसा कर लीजिए, इसको OH इधर कर दीजिए और CH3 रख लें यहाँ पे, ये ध्यान दें। और ये मिलेगा H और ये। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म कैसे हुआ, मैकेनिज्म की बात किया जाएगा, क्रियाविधि। ठीक है, कैसे कैसे हुई रिएक्शन, इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, अगर यहीं से बात कर ले, अच्छा चलो मैं इसी में बात कर लूँ कैसे हुआ। इनके बीच में एक ट्रांजिशन अवस्था का डिफरेंस है। अगर इसी में मैकेनिज्म को देखा जाए तो इसके और इसके बीच में किसका डिफरेंस है? ट्रांजिशन अवस्था। अगर यही मैकेनिज्म के थ्रू लेके जाया जाए तो क्या होता है कि जो इस पे अटैक करता है तो बीच में क्या बनता है? बीच में आपको इस प्रकार का एक मिलता है ना, OH माइनस, ये वाला बॉन्ड होता है, और ये वाला बॉन्ड वीक होता है, और ये थोड़ा इस पे प्लस होता है, थोड़ा सा माइनस, और इधर आपका CH3 होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? H होता है, और ये D, ड्यूटीरियम। तो बाद में क्या होता है? ये वाला बॉन्ड बन जाता है और ये वाला बॉन्ड अलग हो जाता है, Br माइनस अलग हो जाता है। यहाँ पे विलायक के रूप में किसका यूज कर सकते हैं आप? एसीटोन वगैरह, पोलर एप्रोटिक विलायक का यूज किया जाता है, पोलर एप्रोटिक विलायक। ठीक है, तो ये बातें हैं। यहाँ पे बनी है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था ये कैसी है भाई? इसको आप बोल सकते हैं कि इसमें कार्बन की वैलेंसी क्या दिखाई दे रही है? 5 दिखाई दे रही है, हालांकि वो हमेशा के लिए नहीं रहती। इसको बोलते हैं छद्म पंच संयोजी, छद्म पंच संयोजी कार्बन। और अगर ध्यान दें आप, मैं ये बात कर रहा हूं कि जितना अधिक स्थायी होगा, संक्रमण अवस्था जितनी अधिक स्थायी रहेगी SN2 अभिक्रिया के लिए, रिएक्शन क्या होगा? उतना ही तेजी से होगा। संक्रमण अवस्था जितनी अधिक स्थायी रहेगी, आप लिख सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था का स्थायित्व किसके समानुपाती होगा? SN2 अभिक्रिया के। कि संक्रमण अवस्था जितना अधिक स्थायी रहेगी, SN2 अभिक्रिया क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही तीव्रता से होगी, SN2 प्रोडक्ट उतना ही तेजी से मिलेगा। अब ये कब स्थायी होगा? SN2 अभिक्रिया कब स्थायी होगा? जब यहाँ पे कौन ऐसे कैसे ग्रुप लग जाए? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। कैसे ग्रुप? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अगर यहाँ संक्रमण अवस्था में दिख जाए, आपको वहां होंगे तभी दिखेंगे ना। तो संक्रमण अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लग जाएं तो यह अभिक्रिया और अधिक तीव्रता से होती है। ठीक है, तो बस जानते रहिए कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की उपस्थिति में संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी होगा। अगर ज्यादा स्थायी होगा तो रिएक्शन SN2 अभिक्रिया तीव्रता से होगी। अब इसकी बातें अगर विशेषताएं लिखी जाए, क्या क्या बातें होती हैं? 2 रिएक्शन आपने देखा है SN2 अभिक्रिया में, और मान लो उनकी बात कर लें, विशेषता देखिए क्या क्या देखा आपने।
सबसे बड़ी बात है कि SN2 अभिक्रिया, ठीक है, अरे ये जितना अधिक स्थायी रहेगा SN2 अभिक्रिया उतना ही तेजी से होगा। ठीक है, ध्यान दिया। अगर SN2 अभिक्रिया की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली बात है इसकी कोटि 2 होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की दर R होती है, अभिक्रिया की दर जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है। और किस पर भाई? नाभिक स्नेही, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। दोनों की ही, एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है? अगर एल्किल हैलाइड की सांद्रता बढ़ाएंगे और नाभिक स्नेही की सांद्रता दोनों का बढ़ाएं, दुगुना कर दे दोनों का, तो अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाएगा। SN2 अभिक्रिया में अगर आपने क्या किया, एल्किल हैलाइड की सांद्रता दोगुनी कर दी और नाभिक स्नेही की सांद्रता दोगुनी कर दी, तो अभिक्रिया की दर 4 गुना बढ़ जाएगी। और अगर SN1 की बात करें तो उसमें नाभिक स्नेही की सांद्रता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाभिक स्नेही की सांद्रता बढ़ाइए, अभिक्रिया की दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अब नाभिक स्नेही की सांद्रता दोगुनी कर दिया जाए, एल्किल हैलाइड की सांद्रता दोगुनी कर दिया जाए, अगर वो SN1 अभिक्रिया है तो अभिक्रिया केवल दोगुना होगा, केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। नाभिक स्नेही को कितना भी बड़ा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वही बात है, इस अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। इसमें अभिक्रिया की दर नाभिक स्नेही पर और किस पर भाई? एल्किल हैलाइड दोनों पर डिपेंड करता है। इसकी जो है आणविकता भी 2 मानते हैं कि इसमें 2 अणु शामिल हैं। ऐसा मान लो कि 2 अणु शामिल है तो आणविकता 2 मान लिया था। और उसमें क्या था भी इसके लिए, उसमें जो है एल्किल हैलाइड से ही बन रहा था कार्बोधनायन, वही स्लो हो रहा था। ठीक, उसी को आपने मान लिया कि हाँ इसमें जो है एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा था, एक ही अणु था, आणविकता 1 मान लिया गया था इसके पहले वाले। और क्या बात करेंगे कि यह अभिक्रिया एक ही चरण में पूर्ण होती है, भाई एक ही स्टेप में हुआ है। और अभिक्रिया के मध्य में क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था जो है में कार्बन की संयोजकता क्या दिखाई देती है? 5 दिखाई देती है। ऐसा दिखाई देता है कि 5 है, इसको बोलते हैं आप छद्म पंच संयोजी। संक्रमण अवस्था में कार्बन की संयोजकता 5 दिखाई देती है, अर्थात क्या होता है? कार्बन छद्म पंच संयोजी होता है। अगली क्या है कि संक्रमण अवस्था का स्थायित्व कब बढ़ता है? कब संक्रमण अवस्था ज्यादा स्थायी रहेगी, कम स्थायी रहेगी? तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अगर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, तो उनकी उपस्थिति में संक्रमण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, और अगली बात क्या है? अगर इसमें अभिक्रिया की दर देखें, अभिक्रिया की दर देखें किस पर निर्भर कर रहा है? निर्भर तो केवल करता है ना, एल्किल हैलाइड पर भी निर्भर करता है, नाभिक स्नेही पर, दोनों पर निर्भर करता है। उसके पहले निर्भर कर रहा था केवल एल्किल हैलाइड पर। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड में भी देखा जाए कि फर्स्ट डिग्री हो, अगर आप देख लें कि एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रहा था इसके पहले, और यहाँ दोनों पर निर्भर कर रहा है। लेकिन मान लो SN1 अभिक्रिया ही है, SN2 की भी छोड़े, SN1 अभिक्रिया ही है, वहां पर एल्किल हैलाइडों की डिग्री में डिफरेंस है, कभी फर्स्ट डिग्री है, कभी सेकेंड डिग्री, कभी थर्ड डिग्री। जिसमें मेथिल हैलाइड है, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड है, फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो उसमें कौन दिखाएगा? है तो सभी एल्किल हैलाइड, उसमें कौन SN1 अभिक्रिया को फास्ट दिखाएगा? थर्ड डिग्री वाला, क्योंकि सामान्य केस में थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइडों से प्राप्त होने वाला जो कार्बोधनायन होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइडों से प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी। ठीक है, तो ये कि थर्ड डिग्री सबसे अधिक SN2 के केस में, SN1 के केस में थर्ड डिग्री सबसे अधिक, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम फर्स्ट डिग्री, और सबसे कम मेथिल वाला होता है। लेकिन अगर SN2 की बात करें तो SN2 में क्या होता है? देखो यहाँ स्टीरिक हिंडेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये भाई यहाँ से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे बड़े ग्रुप्स नहीं होने चाहिए ना। ये मान लो कि देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेथिल हैलाइडो CH ऐसे H लगे हुए हैं और यहाँ पर एक CH3 आ जाए, CH3 आ जाए, फिर ये CH फिर ये X, ये आपका क्या है? ये एथिल हैलाइड है, ये मेथिल हैलाइड है, और ये कौन सा है? एथिल हैलाइड। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन, दोनों में ही OH का अटैक हो रहा है, OH माइनस का, किसमें OH माइनस इजीली अटैक करके जुड़ जाएगा? देखो इसमें ना ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और OH को जुड़ना तो बैक साइड से ही है, इधर फ्रंट से नहीं जुड़ेगा, इधर से जुड़ना है। तो इधर ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इसको जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, आराम से जाके जुड़ जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास, धनावेशित कार्बन के पास ये निगेटिव चार्ज वाला नाभिक इसमें आराम से जुड़ जाएगा।
लेकिन जैसे अगर इसके आसपास बड़े ग्रुप आ जाएं तो इसको जाने में थोड़ी मुश्किल होगी। कैसे कार्बन के पास पहुंचेगा? जैसे जैसे भीड़ भाड़ बढ़ती जाएंगी उसको बोलते हैं स्टीरिक हिंडरेंस। भीड़ भाड़ जितना अधिक होगा नाभिक स्नेही को अटैक करने में कार्बन के पास उतना ही प्रॉब्लम होगा। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए यहाँ यही होता है कि यहाँ थोड़ा क्या है कि मेथिल हाइड्रेट सबसे अधिक दिखाता है, उससे कम फर्स्ट डिग्री एल्किल हाइड, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम थर्ड डिग्री। वजह क्या है? क्योंकि थर्ड डिग्री में भीड़ भाड़ ज्यादा होता है। थर्ड डिग्री में भीड़ भाड़ क्या होता है? ज्यादा होता है। थर्ड डिग्री SN1 को क्यों दिखाता है? क्योंकि थर्ड डिग्री में बनता है कार्बोधन। कार्बोधन बहुत ज्यादा स्थायी होता है थर्ड डिग्री केस में, इसलिए वो SN1 को दिखा देता है। लेकिन इस केस में थर्ड डिग्री बहुत कम दिखाएगा। वजह एक ही है क्या कि भाई यहाँ भीड़ भाड़ हो जाता है। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड इसको SN2 अभिक्रिया को ज्यादा नहीं दिखाते हैं, समझ लीजिए। क्लियर हो पा रहे हैं? अगली बात क्या है? मान लो चाहे RI ही, जैसे RI एल्किल हैलाइड सेम, मतलब एल्किल हैलाइड में हैलोजन बदले, एल्किल समूह सेम रहे और क्या बदले? हैलोजन समूह बदले से, कभी फ्लोरीन, कभी क्लोरीन, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन। तो अगर ध्यान दिया आपने, अगर एल्किल समूह सेम हो, हाइड्रोजन समूह बदले, तो उस केस में चाहे SN1 की बात किया जाए चाहे SN2 की बात किया जाए, आई के केस में ज्यादा रहेगा। जैसे इसकी बात करें तो चाहे SN1 की बात किया जाए चाहे SN2 की बात करें, मान लो इसी में बोले कि इसी में तुम SN1 और SN2 दोनों को व्यवस्थित कीजिए, दोनों अभिक्रिया के क्रम में कौन SN1 SN2 को ज्यादा दिखाएगा, कौन SN1 SN2 को कम दिखाएगा। और आपके पास यही चार दिए गए हैं, मिथिल मिथिल कर दे चाहे एथिल एथिल कर दे। तो उस केस में आपको क्या देखना है? SN1 के केस में क्या देखना है कि जैसे फास्ट बॉन्ड ब्रेक हो, बने कार्बोनाइड। अब कम स्थायी बने तो क्या करे भाई, है तो यही यही सब आपके सामने है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है ना। एल्किल समूह मेथिल 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 कर लो चाहे एथिल 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 कर लो। तो उस केस में आप क्या देखेंगे? SN1 के केस में कि जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो, मिल जाए कार्बोनाइड, अभिक्रिया फास्ट हो जाए, क्या करेंगे? और SN2 के केस में क्या देखेंगे? वहां भी वही देखेंगे। ये देखो, अगर यहाँ ब्रोमीन है, आ जाएगा, आयोडीन हो जाए, फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, तो कौन जल्दी हटने वाला है? आयोडीन जल्दी से हट जाएगा, उसका बॉन्ड कमजोर है, जल्दी से हट जाएगा, पीछे से OH को जुड़ना है। तो यहाँ अगर आपका आयोडीन हो जाए तो वो इजीली हट जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यही होता है कि आयोडीन की अगर मतलब एल्किल आयोडाइड बोल दे, एल्किल ब्रोमाइड बोल दे, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड, तो अगर यही दिए गए हैं तो ये SN2 और SN1 अभिक्रिया के केस में सेम क्रम दिखाएंगे, केवल यही हो तो ये SN1 को भी यदि दिखाएगा और किसको दिखाएगा? SN2 को भी, क्योंकि आपके पास यही दिए ही गए हैं। क्लियर हो पा रहे हैं? अगली बात करें, देखो इस अभिक्रिया में जो प्राप्त उत्पाद होता है उसमें क्या होता है? इन्वर्जन दिखाई देता है भाई पीछे से। अरे भाई देखो, जहां से Br हटता है उसके पीछे से अटैक हो रहा है तो क्या मिलता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं वाल्डन, मतलब हिंदी नाम इसका प्रतिलोमन है, इसका हिंदी नाम है प्रतिलोमन। तो इसकी जो है, इसको देखा था वाल्डन ने, इसलिए इसका नाम होता है वाल्डन प्रतिलोमन भी कह सकते हैं आप। इस अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिलोमन उत्पाद प्राप्त होता है या इन्वर्जन उत्पाद प्राप्त होता है। अगली बात क्या है? यह अभिक्रिया किसमें होता है? पोलर अप्रोटिक। पोलर का मतलब ध्रुवी और अप्रोटिक का मतलब जो, हाँ, प्रोटॉन न दे सके। ठीक है, तो यही होता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या आते हैं? आपका क्या आता है? एसीटोन आता है, DMSO आ जाता है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड ना, सल्फॉक्साइड। और क्या होता है? DMF आता है, डाई मिथाइल फार्मामाइड। DMA आता है, डाई मिथाइल एसीटामाइड। और इसमें ईथर भी आता है, ईथर, क्योंकि यहां भी देखो ये भी पोलर पार्ट होता है। ये अध्रुवी विलायक नहीं होता है, ये ध्रुवी में होता है। ध्रुवी में पोलर मतलब कि कह सकते हैं अप्रोटिक वाले में आता है। ये अध्रुवी में लिखवा दिया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये किस में आएगा? ये तो पोलर है ना, पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक होगा, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं दे सकता। ये पोलर अप्रोटिक होता है, ध्रुवीय अप्रोटिक। तो ये सब जो है ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ठीक है, तो इनमें हो जाता है। और इस अभिक्रिया में देखो, अटैक करने के लिए ऐसा अभिकर्मक ना ले आप, ऐसा अभिकर्मक दुर्बल ना ले
दुर्बल नाभिक स्नेही नहीं लेना है। दुर्बल नाभिक स्नेही को आपको SN1 के केस में लेना है, ताकि आराम से बॉन्ड ब्रेक हो, बने कार्बोनाइन, फिर जाके आराम से अटैक करे, बॉन्ड टूटने का समय दिया जाए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टूटने का समय पीछे से अटैक तुरंत कर दे रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होने देना है आपको। जैसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक हुआ, तुरंत पीछे से अटैक मार दीजिए। तो उसके लिए आपको फास्ट लेना पड़ेगा ना, प्रबल नाभिक स्नेही लेना है। तो प्रबल नाभिक स्नेही किस अभिक्रिया को करते हैं भाई, किस अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, या ऐसा बोल दे कि प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, SN2 अभिक्रिया। तो एक पॉइंट आप और बढ़ा सकते हैं, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है भाई, प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। यह अभिक्रिया प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक की उपस्थिति में पूर्ण होती है। हाँ, बस जान लीजिए आपको कि यह अभिक्रिया प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक की उपस्थिति में पूर्ण होती है। कितना फटाफट लिखा। अच्छा देखिए ध्यान से, एक प्रश्न दिया है कि ये हैलोजन के जोड़े हैं, हैलोजन यौगिकों के जोड़े, हैलोजन नहीं है, हैलोजन है ना, तो हैलोजन यौगिक बोलेंगे आप, कि ये हैलोजन यौगिकों के जोड़े, इनको SN2 अभिक्रिया के बताना कि इन दोनों में कौन ज्यादा SN2 अभिक्रिया दिखाएगा, इन दोनों में कौन ज्यादा SN2 अभिक्रिया दिखाएगा। यही प्रश्न है कि निम्न हैलोजन यौगिकों के युगल का मतलब जोड़ा में कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया को तीव्रता से दिखाएगा, अधिक दिखाएगा। तो आप बताएं, अच्छा इसमें कौन दिखाएगा ज्यादा SN2 अभिक्रिया को। देखो ये आपका फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये फर्स्ट डिग्री RX है, और ये जानते हैं कौन सा, ये सेकेंड डिग्री RX है। क्यों, ये कार्बन। तो बताइए फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री में कौन दिखाता है SN2 को, फर्स्ट डिग्री वाला। सबसे अधिक मेथिल, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री, फिर लास्ट में थर्ड डिग्री होता, तो सबसे अधिक ये दिखाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट सेकेंड मान लें, तो ये SN2 अभिक्रिया को तीव्रता से दिखाएगा। ये अब ये ध्यान दो, ये देखो इसमें पूछा जाए आपसे कौन दिखाएगा। देखो ये जो है ना, देखो डिग्री तो सेम है, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं ना, ये देखो ये कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड। ये बॉन्ड लंबा होता है, आराम से वीक हो जाएगा, वीक है टूट जाएगा आराम से, और ये थोड़ा सा मजबूत होता है। तो इसमें यही फर्स्ट वाला, दोनों ही केस में फर्स्ट ज्यादा दिखाएगा, फर्स्ट वाला SN2 अभिक्रिया को तीव्रता से दिखाएगा। आपके लिए मैं HW दे रहा हूं एक, ठीक है, कि ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन इसका फार्मूला जानते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं C4, बात ना करें, C4H9Br, इसको ब्रोमोब्यूटेन कहा जाता है, या आप बोल सकते हैं ब्यूटिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। ब्रोमोब्यूटेन या ब्यूटिल ब्रोमाइड के चार समावयवी संभव है, पढ़ा है आपने, चार समावयवी संभव है। जो चारों समावयवी बनेंगे उनको SN2 अभिक्रिया की क्रम के हिसाब से देखिए कौन ज्यादा दिखाएगा, कौन उससे कम दिखाएगा, कौन उससे कम दिखाएगा। ये प्रश्न है HW कि ब्रोमोब्यूटेन या ब्यूटिल ब्रोमाइड के चारों समावयवियों को, चारों समावयवियों को किस क्रम में लिखना है भाई, को SN2 अभिक्रिया के क्रम में, SN2 अभिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें, ठीक है, इसको लिखें।